साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से शिवांश ऑनलाइन स्टडी की डेली जीएस की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पता है सभी को आपको जो आपके पीवाईक्यू है, तो इसमें हमारी डेली क्लास आ रही है। ठीक है, डेली जीएस पीवाईक्यू करके। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके शिवांश ऑनलाइन स्टडी पर, तो इसमें हम लोग ने प्लेलिस्ट यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर तैयार की है। प्लेलिस्ट जीएस पीवाईक्यू करके। ठीक है, पीवाईक्यू। ठीक है, दूसरी प्लेलिस्ट है आपकी हिंदी पीवाईक्यू, दूसरी हिंदी की पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये जो दोनों प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसमें जो वीडियोस हमने इंक्लूड किए हैं, जो हम लोग डेली जीएस की पीवाईक्यू कर रहे हैं, उसका डेली वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी कक्षा में हमने जो कल यहाँ पर किए थे प्रश्न 65 तक हमने कल यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया था। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन से आपके 5 से 6 अन्य क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, तो 5 से 6 प्रश्न आपको अन्य इसके मतलब कि महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको मिल जा रहा है। तो इसीलिए आपको ये जो हमारी डेली जीएस और इसके साथ हमने एक हिंदी का एक पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व किया था। 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो उसको हमने 4 से 5 पार्ट्स में कंप्लीट किया था, उसको भी आप लोग देख लें। और आइए आज का हम लोग क्लास जो है हमारी स्टार्ट करें। देखिए, आज का 66 नंबर का प्रश्न है। 66 तो साथियों देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है जो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में शमन शब्द का तात्पर्य क्या है। तो इस शब्द का क्या तात्पर्य है, निम्न जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या ऑप्शन ए आपदा का नियंत्रण करना, या फिर ऑप्शन बी आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करना, या फिर सी आपदा से हुई क्षति की सूचना एकत्र करना, या फिर डी आपदा को रोकना। ठीक है, तो इस शब्द का सही उत्तर है आपका शमन का, आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करना, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको ध्यान में रखना है ऐसी शब्दावली। ठीक है, इसके बाद देखिए आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 67। तो देखिए 67 नंबर का जो प्रश्न है आपका, सिमली भूस्खलन स्थित है। ठीक है, तो सिमली भूस्खलन से के संबंध में आपका प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, सिमली भूस्खलन का सीधा संबंध जिला आप लोग को बात करें तो उत्तराखंड में चमोली जिले से इसका लिंक है, सीधा सीधा चमोली जिले से इसका संबंध है आपका। ठीक है, सिमली भूस्खलन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग आप देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिमली भूस्खलन का जो स्थित है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य स्थित है। ठीक है, कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर जो लोकेशन है आपकी, ये कुमाऊं और गढ़वाल की कनेक्टिविटी भी है। ठीक है, कुमाऊं व गढ़वाल को ये कनेक्ट भी करता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान में रखना है। कई बार ये परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में भी आपका प्रश्न बन सकता है। इसके बाद देखिए साथियों, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 68, जो कि कई बार यूके एसएससी, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि निम्नलिखित स्थलों में से किस से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। तो नीले रंग के शैलचित्र केवल और केवल हुडली यानी कि उत्तरकाशी में जो ये है स्थित, यहाँ से प्राप्त आपको नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न 68। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है 69। तो 69 क्वेश्चन है जो आपका, उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट यानी कि विश्व की सबसे ऊंची आपकी जो ये चोटी है 22 मई 2024 को चढ़ाई की है। कितनी बार, कौन सी बार, 30वीं बार यानी कि 13th। ठीक है, तो 30वीं बार किसने यहाँ पर निम्न में से कौन वह पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 30वीं बार 2024 में चढ़ाई की है। और ये आपको डेट याद में रखनी है क्योंकि नेक्स्ट आपका ये प्रश्न बन सकता है इसमें। अब देखिए पहला ऑप्शन है हरि बुधा मगर, या फिर बी पासंग दावा, या फिर सी मसले यो हो, या फिर डी कामी रीता। तो राइट आंसर है आपका कामी रीता, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर फतह की है, और कब की है, 22 मई 2024 को इन्होंने ये किया है।
अब देखिए इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको ये प्रश्न है इसका अपडेटेड जो आपका है अपडेट जो है डाटा वो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को लेकर एक अपडेट डाटा ये है कि रिसेंटली इन्होंने 32वीं बार, ठीक है, ये तो जो 2024 की चढ़ाई थी 30वीं बार की थी इनकी, ये 32वीं बार का मैं बता रहा हूँ जो अभी अपडेट है। 32वीं बार इन्होंने एवरेस्ट को फिर से फतेह कर लिया है, ठीक है, जो कि आपका मई 2026 में हुआ है, जो कि आपका मई 2026 में हुआ है। मई 2026 में इन्होंने एवरेस्ट की 32वीं बार इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है, ठीक है। तो ऐसा करने वाले दुनिया के पूरे विश्व के पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, ये भी आपको मैं बता दूं, ऐसा करने वाले ये दुनिया के फर्स्ट, ठीक है, पहले व्यक्ति हैं जो ये रिकॉर्ड है इनका, ठीक है। अब इसी के साथ ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है। अब देखिए थोड़ा सा इनके संबंध में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। अब देखिए इनको एवरेस्ट, इसी के लिए इनको एवरेस्ट मैन कहा मिली था, इनको एवरेस्ट मैन के उपनाम से जाना जाता है, एवरेस्ट मैन। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन एवरेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको, ये कक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को। अब देखिए इसमें एक दूसरी चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, इनका कहाँ से ये इनका संबंध है, ठीक है। तो इनका संबंध आपका नेपाल से है, इनका संबंध है नेपाल से, ठीक है, नेपाल से इनका संबंध है, क्योंकि यही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म की बात करें तो 1970 में इनका जन्म हुआ है नेपाल में, ठीक है, 1970 में, यानी कि पूरी डेट आपको बताऊं तो जन्म इनका 17 जनवरी 1970, ठीक है, 17 जनवरी 1970 में इनका जन्म हुआ है नेपाल के सोलुखुम्बू जिले में, ठीक है, सोलुखुम्बू जिले के थामे गांव में हुआ है, ठीक है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, नेपाल के आपके सोलुखुम्बू, क्योंकि आ जाएगा भाई क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछे जा रहे हैं। सोलुखुम्बू क्योंकि ये काफ़ी चर्चित है व्यक्ति, इसलिए इनका पूछा जाएगा, ठीक है। सोलुखुम्बू जिले के थामे गांव में, ठीक है, सोलुखुम्बू जिला और गांव थामे गांव, ठीक है। ये आपको याद रखनी है इतनी सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 से 6 अन्य फैक्ट भी ऐड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न है। तो साथियों आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7070। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिसेंट का हम लोग इसका अपडेट भी आप लोगों को बता रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो इस परीक्षा में जो ये आपकी प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है 2025 में ये परीक्षा हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न करंट बेस्ड बना था उस समय। तो देखिए क्या पूछा था, 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है, यानी कि COP, ठीक है। तो 2024 का आपका COP29 था आपका, ठीक है, ये आपका COP COP29 था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो इसमें ये 29 था आपका 2024 का, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, ठीक है, 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पूछा गया है, यह कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर उस समय का था 2024 में बाकू अजरबैजान, ठीक है, इसका राइट आंसर ये आपका रहा था उस समय की परीक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग जो ये पूछा गया है। अब देखिए इसका अपडेट हम लोग बताएं जो आपका 2026 में अभी होना है, ठीक है, 2026 में अभी जो फिलहाल प्रस्तावित है, तो 2026 का आपका COP 31 होना है, ठीक है, COP 31 होना है, COP 31 आप लोगों को ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखिए 2026 का जो ये आगामी सम्मेलन है COP 31, इसका आयोजन स्थल जो है अभी, ठीक है, 2026 का इसका आयोजन स्थल होना है आपका अंतालिया तुर्की में, ठीक है, अंतालिया कहाँ, तुर्की में, ठीक है। तो अंतालिया तुर्की में यह आपका प्रस्तावित है 2026 में, ठीक है। तो नवंबर 2026 तक इसका आयोजन किया जाना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है COP 31, ठीक है। तो कहाँ पर आयोजित होना है फिलहाल, अंतालिया तुर्की में। तो देखिए आज का अगला है, तो साथियों आज का अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, यह प्रॉपर एक हिसाब से मैं बताऊं, यह आपका IR का प्रश्न है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से वैसे इसका लिंक है, लेकिन इसको ज्योग्राफी की दृष्टि से यहाँ पर देखा जा सकता है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से UPSSC के परिप्रेक्ष्य में देखें, बाकी ये आपका IR का विषय है, ठीक है। तो देखिए भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि के बारे में पूछा है प्रश्न,
तो इसमें कितनी नदियाँ शामिल हैं? तो भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदियाँ शामिल है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 6 नदियाँ इसमें मुख्य रूप से शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए इस जो आपका भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि है, इसके तहत आपका इसमें 2 प्रकार से बाँटे गए हैं। ठीक है, पूर्वी और आपका पश्चिमी नदियाँ। ठीक है, तो पश्चिमी नदियों के अंतर्गत ये आपकी 3 नदियाँ हैं, जो कि सिंधु, ये भी पूछा जा सकता है, पश्चिमी के अंतर्गत है। ठीक है, पश्चिमी नदियाँ हैं पाकिस्तान को आवंटित हैं। ठीक है, तो पश्चिमी नदियाँ आपका सिंधु है, दूसरा है आपका झेलम और तीसरा है आपका चिनाब। ये 3 नदियाँ ऐसी है जिसका आपका 80% जो पानी है आपका पूरी तरीके से पाकिस्तान इसका यूज़ करेगा। ठीक है, इस समझौते के तहत ये समझौता हुआ है। ठीक है, 80% आपका पूरा इसको पाकिस्तान आपका क्या करेगा, यूज़ करेगा। बाकी बचा 20% ये भारत आपका यूज़ करेगा इस संधि के तहत। बाकी जो पूर्वी की नदियाँ हैं वो पूरी तरीके से आपका भारत के हिस्से में है, पूर्वी जो नदियाँ हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें पूर्वी नदियों के अंतर्गत देखिए 3 नदियाँ आती हैं, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, रावी, व्यास और सतलज, इसका पूरा परसेंट आपका पूरी तरीके से इसका यह आपका भारत के हिस्से में आता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से, एक पश्चिमी नदियाँ हैं जो पाकिस्तान को आवंटित है, 80% जल वही उसका यूज़ करेगा, और जो बाकी बची 3 जो नदियाँ हैं पूर्वी नदियाँ जो भारत को पूरी तरीके से अथॉरिटी है इस पे, तो जो है आपकी रावी, व्यास, सतलुज, तो 3 और 3 वो है आपकी पश्चिमी। तो कुल मिला के इसके अंतर्गत 6 नदियाँ आपकी आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम लोग इस समझौते की बात करें तो इसकी फुल डिटेल फुल डेट है आपका 19 सितंबर 1960। ठीक है, जो आपका ये सिंधु जो नदी जल समझौता है, तो इस समझौते का जो डेट है आपका 19 सितंबर, क्योंकि डेट आ जाता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरी डेट पूछ रहा है परीक्षाओं में। तो ये जो वर्तमान पैटर्न है पूरा डेट पूछ रहा है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 19 सितंबर 1960 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ है, और यह कहाँ हुआ है, यह आपका समझौता, ये जो संधि है कराची में हुई है। ठीक है, कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, कहाँ पर, कराची में। तो ये प्रश्न भी अन्य बहुत सारी यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए ये आपका 1960 का है, कराची में हुआ है। अब इससे जुड़ी थोड़ी सी और आपको मैं 1-2 और फैक्ट बताऊं। अब देखिए उस समय पर भारत के तत्कालीन पीएम कौन थे, पता ही है आपको, जेएल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर नेहरू यहाँ पे क्या थे, भारत के आपके प्रधानमंत्री थे, क्योंकि हस्ताक्षरकर्ता यही थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तान के आपके राष्ट्रपति अयूब खां, क्योंकि इन दोनों के ही हस्ताक्षर हुए थे, भारत की ओर से पीएम नेहरू के और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खां के यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई कि इन 2 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। पाकिस्तान की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था इस समझौते पर, ये प्रश्न आपका जरूर बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट जो है भारत के ओर से आपका नेहरू ने। ठीक है, तो इसके बाद इसमें मध्यस्थता किसकी रही थी, इस समझौते पर आपकी मध्यस्थता की बात करें तो मध्यस्थता है डब्ल्यू बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर मध्यस्थता रही थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की मध्यस्थ की मुख्य भूमिका इसमें निभाई थी। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि जो थी उसके विषय में आपके 5 से 6 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए हैं। तो साथियों आज का अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका करंट बेस्ड ही है। तो देखिए इसमें CII उत्तराखंड यानी कि औद्योगिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, और एक्सपो का 6ठा संस्करण 2025 में कहाँ हुआ। तो 2025 के परिप्रेक्ष्य में पूछा है। तो ये आपका जो CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन है, यह इसका छठा संस्करण है, यह आपका हरिद्वार में हुआ है। ठीक है, ये आपका हरिद्वार में हुआ था, सिडकुल में। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2026 की बात करें तो जो उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो यानी कि CII उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट एंड एक्सपो 2026 का मुख्य आयोजन क्या है आपका, आमतौर पर साल की शुरुआती यानी कि जनवरी फरवरी में हरिद्वार सिडकुल में ही किया जाता है। ठीक है,
हरिद्वार सिटकुल में ही इसका आयोजन किया जाता है। तो 2026 का भी पूछेगा तो लगभग आपका आंसर जो है आपका हरिद्वार रहेगा, क्योंकि ये हर वर्ष की शुरुआत में या फिर जनवरी या फरवरी में हरिद्वार सिटकुल में इसका आपका सम्मेलन ये होता है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें वर्ष 2026 के लिए CII उत्तराखंड द्वारा राज्य के अलग अलग शहरों में निम्न बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, वो आपको जो भी है आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है 2026 के लिए। बाकी देखिए आज का अगला प्रश्न है, सभी ये लगभग आपके लगातार करंट बेस्ड प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न आपका 73, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन 2025 के अकॉर्डिंग है, आपका 2024 और 25 के अकॉर्डिंग है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था 51 में। ठीक है, 51 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी, किन्होंने? संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। अब देखिए इसका अपडेट अगर हम बात करें 2000 वर्ष वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति सूर्यकांत आपको याद रखना है। ठीक है, जिन्होंने आपके 53 यानी कि 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं आपके 53वें, इनका क्रम पूछा जाएगा तो 53वां क्रम। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्रम आपके हैं, क्योंकि ये क्रम से रिलेटेड प्रश्न जैसे कि आपको पता ही है 2025 में प्रश्न पूछा गया था, उसी प्रकार से अभी आपका रिसेंट की एग्जाम्स में आपके पूछा जा सकता है कौन है और कौन सा उनका आपका क्रम है। तो फ्रेंड्स आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 74, उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत वाटिका निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की है। तो उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत वाटिका निम्न में से आपका कहाँ पर स्थापित की है? हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी क्षेत्र में यह आपका महाभारत वाटिका का यहाँ पर स्थापना हुई है। अब देखिए महाभारत वाटिका क्या है, आपका उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में विकसित किया गया एक अनोखा जातीय वनस्पतिक उद्यान है। ठीक है, एक अनोखा जातीय वनस्पतिक उद्यान है। इस वाटिका के मुख्य उद्देश्य, अब देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथ। ठीक है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में छिपे पारिस्थितिकी ज्ञान यानी कि इकोलॉजिकल विजडम और इतिहास को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी आपका महाभारत वाटिका इस प्रकार से है। अब देखिए पौधों की प्रजातियां इसमें कौन कौन सी यहाँ पर है। इसमें महाभारत महाकाव्य के सभी यानी कि 18 खंडों में वर्णित 37 विभिन्न पौधों की प्रजातियों को संरक्षित और उगाया गया है। ठीक है, कितनी आपकी 37 प्रजातियां हैं, 37 विभिन्न पौधों की प्रजातियों को क्या किया गया है? संरक्षित किया गया, उगाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कितनी यहाँ पर प्रजातियां इसमें शामिल है। तो देखिए इनमें मुख्य रूप से पीपल है, बरगद है, ढाक, कोविदर, हरसिंगार, खैर और बहेड़ा और शमी जैसे वृक्ष शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 37 इसमें प्रजातियां शामिल है। देखिए फ्रेंड्स अगला भी आपका करंट बेस्ड का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के 9वें देश के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो ब्रिक्स के 9वें देश के रूप में सम्मिलित किया गया। अब देखिए 2024-25 का प्रश्न था, तो यहाँ पर 9वें देश के रूप में आपका नाइजीरिया को शामिल किया हुआ था। ठीक है, उस समय। अब देखिए अगर वर्तमान स्थिति की बात करेंगे हम लोग, वर्तमान में यहाँ पर आखिरी जो देश शामिल है पार्टनर देश के रूप में, ये आपका 10वां देश शामिल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 10वें देश के रूप में जो आपके वर्तमान में शामिल है वो आपका वियतनाम है, वियतनाम। तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाएगा और 10वां क्रम उसका पूछा जाएगा पार्टनर देश के रूप में जो शामिल है। अब इसमें 2 प्रकार के हैं, एक तो पूर्ण सदस्य हैं जो, एक है पार्टनर देश के रूप में शामिल। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में पार्टनर देश के रूप में ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला आखिरी और 10वां देश आपका वियतनाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा डेली जीएस का वीडियो, और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आप लोग बताइएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक प्रश्न पे हम लोग 5 से 6 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा उपयोगी
प्रश्न जो आपको आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। लाइक करिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।